G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना, जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट के जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीजें देनी है। गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा। G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया जा रहा है और इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी ग्रेड गेम का शिकार है, अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिरा रही है। पाकिस्तान 70 साल में पहली दफा सीना तान के अमेरिका की ख्वाहिशात के सामने अब खड़ा हो गया। एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, अगर वो आपके मुल्क के कोर में नहीं होती ना, तो आज पाकिस्तान की ये हालत भी नहीं होती। पाकिस्तानियों को बेसिकली कुछ नहीं करना, ये बंदर हैं, इनको नकल मारनी है। जैसे बंदर अपना सर खो जाओ तो बंदर भी सर खो जाओ, इनको नकल मारनी है भारत की। और हर जगह भारत को भी तो दिया था, हमें भी दो। भारत को दिया था क्योंकि भारत ने लिया है, भारत की औकात है, तुम अपनी औकात बना लो, तुम्हें मिल जाएगा। जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर। और इस हालत में गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और बाकायदा तौर पे स्टेज पे खड़े होकर वहां के लीडर ये कहते नजर आ रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए मुझे वाजपेयी साहब की एक कविता है जो उन्होंने पाकिस्तान को ही फोकस में और कश्मीर को फोकस में रख के लिखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि औरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है। तो ये एज एन इंडियन वार्निंग के तौर पर देखती हूं मैं। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपके मुल्क ने मैंने पहले ही कहा कि तलखी होगी, आपके मुल्क में क्या होता है ये मेरे मुल्क का बिजनेस नहीं है, मेरे देश का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वो पड़ोसी पाकिस्तान हो तो कुछ आपका बिजनेस हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है, आपके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, हमारे आपके साथ संबंध खराब हो, हमें अटैक्स झेलने पड़े हैं, उस पे मैं बाद में आऊंगी। लेकिन जो मैं प्राइमरी या जो पहला कमेंट आपको देना चाहती हूँ वो कमेंट ये है कि एक ऐसा मुल्क, आपका मुल्क एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिका हुआ है। आई एम श्योर आप पाकिस्तानी हैं, आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और इस बात के लिए मेरे मन में किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है। हो सकता है मेरे देश में तरह तरह के लोग हैं, उन्हें अमन के तोते उड़ाना, अमन के कबूतर उड़ाना अच्छा लगता है, मैं सच बोलने में यकीन रखती हूँ। तो एक देश जिसकी बुनियाद एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिकी हुई है, एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, एक देश जिसके कोर में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट में फौज एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर लेती है, ज्यूम कर लेती है। और किस लिए कर लेती है? क्योंकि उसकी बुनियाद एंटी इंडिया है। आप फौज को पावरफुल बनाते हैं, आपके यहाँ खुफिया एजेंसी आईएसआई के फोकस में क्या है? आप भारत की और पाकिस्तान की जर्नी को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगी कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या रही और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या रही। एंटी इंडिया हेट्रेड से पाकिस्तान आया और उसने एकमात्र बात पे फोकस किया कि इंडिया से कंपीट करना है, इंडिया को देखना है, लेकिन इंडिया को टोटलिटी में नहीं देखा। उसने इंडिया को अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखा, तो इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्ट किया, फौज में पैसा लगाया, आपका डिफेंस बजट इतना हाई रहा। आज भी जब आपका मुल्क स्ट्रगल कर रहा है तो आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, मैं पढ़ रही थी, उनकी सैलरी कट्स नहीं हुए, उनके पैसे नहीं कटे। तो आपने कहाँ फोकस किया? आपने डिफेंस को पावरफुल बनाया, आपने अपनी फौज को पावरफुल बनाने पे फोकस किया, आपने टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि आप एंटी इंडिया हेट्रेड पर बेस्ड थे, तो आपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करें, जो कश्मीर में खून खराबा करें, जो कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दें, उस फैक्ट्री को लगाया, आतंकी फैक्ट्री को आपने लगाया। आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या किया? आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर
कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी की अनदेखी कर आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इज अ डिजास्टर इन मेकिंग। अब इसमें आपको तलखी लग सकती है, बुरा लग रहा होगा, एंड नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है आरजू। जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। तो भारत ने बोला ले लो, और भी देश कर रहे हैं, आप भी ले लो। तो जापानीज क्या कह रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं यूपीआई, और जापानीज कह रहे हैं यार ये हमें चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भारत का ना एक सिस्टम चला यूपीआई का, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कोई बीच में फीस नहीं है। अमेरिका में बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं। और यहां पे ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको 1000 बार पैसे भेजूं एक दिन में, जीरो फीस। मतलब पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो फीस। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस? क्या जबरदस्त चीज बनाई। अब लोग सीख रहे हैं यार। जापान जैसी कंट्री कह रही है यार हमें बताओ ये तुम लोगों ने करा क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करा है, हम लोग भी करेंगे। और डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये जापानीज मंत्री हैं। अच्छा, जापान का एक डिजिटल मिनिस्टर भी है दोस्तों। एक बात देखो, डिजिटल मिनिस्टर है जापान का, उसका नाम है कोनो तारो। फूलों का, तारों का, सबका कहना है सेम वन, कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा ये, फिर ये बना के ये कागज, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसके साथ, आई थिंक सिंगापुर के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑलरेडी साइन हो चुका है और कई देशों के साथ हो चुका है। जापान का आना बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मिनिस्टर तारो ने एक और बात बोली कि जापान एंड इंडिया ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल कोऑपरेशन, वी आर सीरियस अबाउट जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ वी। देखिए, वो कह रहे हैं कि देखो हम इसके बारे में बड़े सीरियस हैं यार, ये काम हमें करना है और हम स्टडी कर रहे हैं इसको, और हम इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। और ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हाउ वी कैन म्यूचुअली रिकॉग्नाइज EID, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं EID को। पाकिस्तानी खुश हो गए, उनको लगा कि EID नहीं IED है। तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं। IED जितने बोले सप्लाई, घर घर में बन रहा है वहां पे। नहीं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, IED नहीं, EID, नॉट IED, नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ना, इलेक्ट्रॉनिक ID। 2 मिनट की खुशी मैंने बर्बाद कर दी पाकिस्तानियों की। 2 मिनट तक तो उन्होंने बोला कि अब जापान के साथ पाकिस्तान का 1-to-1 ट्रेड होगा, IED चाहिए जापान को बहुत सारी। अच्छा, एनीवे, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जैसे G7 की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि न्यू फ्रेमवर्क विद अ न्यू सेक्रेटेरिएट ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, उन्होंने अपना एक G7 का बनाया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो वगैरह, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 का ये प्लेटफॉर्म, राइट। तारो ने ये भी बोला है, मिनिस्टर तारो ने, कि ही सेड कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार, मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारत, एक तो होता है ना कि आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4, 5। भारत की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि पहले भारत यहां पे था, एक जमाने में चेक लेके ऐसे खड़े रहते थे कि चेक जमा होंगे, फिर चेक से जाएगा, फिर इसके साइन होंगे। अचानक 2-3 साल में यूपीआई और भारत ने लीप फ्रॉग करा है, यू अंडरस्टैंड। पहले स्पॉट से आप 10वें स्पॉट पर खट से एक साथ चले गए। तो कहते हैं यार ये पेमेंट सिस्टम इतना यूनिक है और इतना कन्वीनियंट है, आपके मोबाइल फोन से टक 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 जिसको ट्रांसफर करना आप करो।